हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मज़े में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी का आपने शॉर्ट वीडियो बनाया है, पूरा वीडियो बनाओ, पूरा अच्छे से समझाओ, हमें चैप्टर वाइज निशान लगा के समझाओ। तो आज मैं पूरा वीडियो लेके आ गया हूँ हिंदी का। तो हम अध्याय वाइज पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं टिक लगाते जाऊँगा। मैं परीक्षा अध्ययन से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप परीक्षा अध्ययन निकाल लीजिए। और अध्याय 1 यानी कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में से हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन अर्धवार्षिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, भक्ति काल और आधुनिक काल, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इनमें जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इधर आ जाइए पीछे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखो ये वाला क्वेश्चन, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये नोट डाउन कर लेना, निशान लगा लेना है। और आपके पास परीक्षा अध्ययन नहीं है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन आएंगे आपके ये नीचे है, देखो ये तीनों क्वेश्चन आप ऐड कर लेना है। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं और राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता है, और यहाँ पर भक्ति काल काव्य की 2 विशेषता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन भी आप निशान लगा लेना। ठीक है, आई होप कि आप पे परीक्षा अध्ययन होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये निशान लगा लेना आप, देखो उसी पार्ट का है ना, उसी अध्याय का है, ध्यान रखना, पेज नंबर 28 पे। छायावादी काव्य की प्रमुख आपको विशेषता बतानी है, और नीचे आएंगे तो ये वाला क्वेश्चन, प्रगतिवादी काव्य की विशेषता आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड किया है मैंने, ये वाला, नई कविता की 2 विशेषता आपको बतानी और 2 कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब अध्याय 2 में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अध्याय 2 में से आपके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या ये वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस वाले को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अध्याय 2 में से सिर्फ मैंने यही बताया। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अच्छे से पढ़ लेना आपको। ठीक है, जितने भी आपके दे रखे ना सारे पढ़ लेना, कम से कम 4 होंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना है। अब अध्याय 3 में आते हैं। अध्याय 3 है आपका, देखो काव्य खंड पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आ गए हैं। तो पद्य में से क्या क्या पूछेगा, देखो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, एक ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना है। और फिर हम नीचे आते हैं, तो फिर आपको ये वाला करना है, ये वाला कर लेना है ना, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, ये वाला कर लेना। और देखो लास्ट ये वाला आप निशान लगा लेना, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, ये वाला। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसी के हम पीछे बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये वाला देख लो पहले, ये वाला। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से पूछा गया है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। तो ये 2 विशेषता इधर दे रखी है और 2 इधर, 3 इधर दे रखी है ना, ये 3 इधर दे रखी। और आपका ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक, परीक्षा देने तो आप निशान लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो आत्मकथ्य में से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, निशान लगा लेना है। ठीक है, ये वाला, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला। और इसी में हम अगले देखते हैं, तो अगले पार्ट में से कौन से आएंगे वो देख लो, यहाँ से बता देता हूँ मैं। ये पार्ट है आपका साहस नहीं हट रही है। ठीक है, ये वाला उत्साह वाला है ना। तो ये हो गया, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, इस पर निशान लगा लेना आप। ठीक है, और नीचे है एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, ये वाला आप निशान लगा लेना है। इसी में से कन्यादान से एक प्रश्न लिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, तो वो क्वेश्चन है आपका ये वाला, माँ ने बेटी से क्या क्या सीख ली। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है इसको। ठीक है, परीक्षा अध्ययन में आप निशान लगा लेना है। ठीक है, ये पेज नंबर 46 पे है। तो अगला चैप्टर है अध्याय 4, कवियों का साहित्यिक परिचय। तो आपको कौन कौन से जीवन परिचय याद करने हैं वो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कवियों में आपको एक तो तुलसीदास का अच्छे से याद होना चाहिए, मैंने निशान लगा दिया है परीक्षा अध्ययन में, तुलसीदास का आप अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, बाकी का आंसर इसका ये रहा है ना, यहाँ से। ठीक है, और एक आप जयशंकर प्रसाद जी का कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इसी का एक और बता देता हूँ मैं आपको, कम से कम 3 तो आपको याद होने ही चाहिए। एक और ये वाला कर लेना आप, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। तो अध्याय 5 है गद्य की विधाओं का परिचय। तो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, निबंध किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ये दोनों भी अथवा में आ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। एक और नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व भी लिखिए, ये भी आप नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और इधर आते हैं तो हम ये वाला क्वेश्चन ऐड किया हमने, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर, दो या तीन आप जितने करो आपकी मर्जी, 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और पीछे आते तो मैंने क्वेश्चन बहुत सारे ऐड किए, इसमें से व्याकरण है ये पूरी, है ना, ये देख लो। यहाँ पर कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लो जल्दी से। कहानी उपन्यास में 4 अंतर आपको बताने हैं, यहाँ दे रखा है। जीवनी की परिभाषा, आत्मकथा की परिभाषा, रेखा चित्र किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारे भी आपको अच्छे से याद करना है। और नीचे एक क्वेश्चन और ऐड किया है, जीवन और आत्मकथा में 4 अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए। आइए अगले अध्याय पे आते हैं, उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। देखो अध्याय 6 37 भाग 2 आ गया है, इसमें भी गद्य खंड से पूछेंगे, तो गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी रहेगी। तो इसमें से आपको जैसे नेताजी का चश्मा है, इस पार्ट में से आपको जैसे ये वाला कर लेना अच्छे से। ठीक है, देखो अध्याय 8 में से लेखकों का साहित्य परिचय, तो लेखक कौन कौन से, उनका जीवन परिचय आपको याद करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 परिचय बताऊँगा, तीनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो देखो पहला यहाँ पर आने वाला है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी, आप निशान लगा लेना है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, परीक्षा अध्ययन में ही है, तो आपका पेज नंबर 83 83 पेज नंबर पे आ जाइए और राम वृक्ष बेनीपुरी पे आप निशान लगा लीजिए। ठीक है, परीक्षा अध्ययन में से बता रहा हूँ, 83 पेज नंबर 83। ठीक है, पीछे आते हैं, देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक मिनट, देखो आपको ये भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, मन्नू भंडारी, इस पे भी आप निशान लगा लेना है। और वीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी अच्छे से याद कर लेना है आपको। ठीक है, ये जीवन परिचय आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने 6 जीवन परिचय बता दिए, तो आपको 6 में से 6 ही याद होने चाहिए, तब जाके आप आराम से 2 जीवन परिचय आराम से लिख पाओगे। ठीक है, आइए अगले चैप्टर को देखते हैं। देखो चैप्टर 10 पे आ जाइए, अध्याय 10 पे आ जाए। भाषा बोध में से क्या क्या पूछेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, 95 पेज नंबर पे आ जाइए। ठीक है, परीक्षा अध्ययन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐड किया मैंने, निपात किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, निपात के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं इसी के। इसमें आप वाच्य के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा, वाच्य का जैसे परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं वो भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं इसी के। इसमें क्रिया के भेद यानी कि क्रिया की आपको परिभाषा अच्छे से याद कर लेनी है। और आते हैं पीछे क्या बता रहा है, फिर क्रिया विशेषण के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है उदाहरण सहित। ठीक है, आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। ये वाला क्रिया विश्लेषण के कितने प्रकार है। ठीक है, परिभाषा और प्रकार आपको पढ़ लेना है। समुच्चय बोधक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं उदाहरण सहित आपको ये पढ़ लेना है अच्छे से। और समुच्चय बोधक के कितने भेद है ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये वाला ये भी भाषा बोध से ही लिया गया है चैप्टर, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी पूछे जाएंगे। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। देखो अनेकार्थीय शब्द, ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना है, जिनको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक शब्द ले लो अक्षर, तो जल, सत्य, शिव, वर्ण, गगन, धर्म, तपस्या। ठीक है, इनके अलग अलग नाम दे रखे, तो इसको हम पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आइए अगले देखते हैं इसी के भाषा बोध के। तो आपको यहाँ पर समाज देखने को मिलेगा, समाज भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, समाज के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो समाज को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर 11 यानी कि अध्याय 11 काव्य बोध। देखो काव्य बोध में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको काव्य बोध अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। देखो काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उनके भेद बताइए। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य भेद बताइए, और प्रबंध काव्य किसे कहते हैं इसके भेद बताइए। तीनों क्वेश्चन भी अच्छे से आप पढ़ लेना है। ठीक है, निशान लगा लेना है। ठीक है, ये पेज नंबर 118 पे ध्यान रखना। इधर आते हैं हम, तो ये वाला महाकाव्य किसे कहते हैं। ठीक है, 2 प्रमुख महाकाव्य उनके रचनाकारों के नाम भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसी प्रकार खंड काव्य वाला आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर बताना है यहाँ पर। ठीक है, आप अच्छे से इनको भी पढ़ लेना है। फिर बारी आती है रस की, तो रस को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है ये। ठीक है, रस वाला, तो रस किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है, स्थायी भाव, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। पीछे देखते हैं।
ये वाला रसों के नाम बताते हुए उनके स्थायी भाव का उल्लेख करना है। ठीक है, स्थायी भाव भी आपको याद होने चाहिए रस के। ठीक है, फिर नीचे आते तो हम यहाँ पर स्थायी भाव और संचयी भाव में आपको अंतर बताना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नीचे आते तो श्रृंगार रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित उनके भेद आपको बताने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक और आएगा आपका वीर रस। वीर रस को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शांत रस। ठीक है, रस में आपको 3 रस अच्छे से याद होने चाहिए। फिर आते हैं छंद में। देखो टॉपिक आता है हमारा छंद का। छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये भी अच्छे से पढ़ लेना है। छंद में से आपको 2 छंद अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, दोहा छंद, इसको उदाहरण से आपको बताना है। और एक और छंद आएगा आपका चौपाई छंद, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब बारी आती है अलंकार की। तो अलंकार में आपको क्या क्या याद करना है वो देख लो। तो अलंकार की परिभाषा तथा इसके भेद तो आपको बताने ही है। ठीक है, फिर अलंकार में आता है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उदाहरण से आपको बताना है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार आप अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अलंकार में और कौन से अलंकार आपको पढ़ने हैं वो बता देता हूँ पीछे में आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी पढ़ लेना है। ठीक है, और अपठित बोध, देखो अध्याय 12 में से अपठित बोध पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अपठित बोध तो आपके पेपर में ही आएंगे, आपको उनको पढ़ के उनके आंसर दे देना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है जो मैंने बताए हैं। बाकी एप्लीकेशन और निबंध तो मैंने पिछले वीडियो में बताई सही, वो आप कवर कर लेना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।